हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जाने कि कल हमने पढ़ा था भाग 2 के बारे में और नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भाग 2 में दिया गया आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, उसके बारे में हमने कल डिटेल में देखा था। उसमें हमने देखा था कि कितने प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं और कितने प्रकार से नागरिकता कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, इन सब बातों पर हमने डिटेल में कल बात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार भाग 3 के बारे में, और इसमें जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। और मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है हमने देखा था, यूएसए से ग्रहण किया गया। ये सब बातों पे हमने डिटेल में कल बात कर चुके हैं, और उसमें हमने कुछ आर्टिकल भी देखा था मौलिक अधिकारों के, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने बताया था कि जो मूल अधिकार है वो यूएसए से ग्रहण किया गया है, और जो मूल अधिकार है प्रारंभ में जब संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको विधिक अधिकार बना दिया गया और उसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार है फिलहाल में। जैसे हमने बताया था, पहला समता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा पांचवा आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये भी हमने बताया था कि भाग 3 में जो संविधान में जो दिया गया है आपका मौलिक अधिकार, उसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। इन सब बातों पर हम कल डिटेल में बात कर चुके हैं। और अनुच्छेद हमने बताया था 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और फंडामेंटल राइट जो है अप्रवर्तनीय है, यानी अगर इसका उल्लंघन होता है तो हमने कहा था कि आप न्यायालय में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और ये भी हमने बताया था कि अनुच्छेद जो 20-21 है उसके अलावा राष्ट्रपात के समय सभी मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है। इन सब बातों पे हम कल डिटेल में बात कर चुके हैं। आर्टिकल 12 में हमने बताया था कि राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन राज्य होगा, कौन सा राज्य नहीं होगा। हमने बताया था कि बीसीसीआई राज्य नहीं होगा, आईसीआईसीआई बैंक, एनसीईआरटी और सीएसआईआर क्या होंगे, ये राज्य की परिभाषा में नहीं होंगे। और आर्टिकल 13 में हमने ये बताया था कि अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, उस विधि को शून्य कर दिया जाएगा, या फिर कहें इसी में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। हालांकि जुडिशियल रिव्यू जो है आपके संविधान में वर्णन नहीं है ये शब्द। हमने यही बताया था आर्टिकल 13 में कि राज्य और जो केंद्र सरकार है वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती है। ये आर्टिकल 13 में हमने कहा था। फिर हमने देखा था कि आर्टिकल 14 में विधि के समता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 15 में हमने बताया था कि शैक्षणिक संस्था संबंधित जो है आपको आरक्षण दिए जाते हैं। कौन कौन से दिए जाते हैं, किस प्रकार से, जैसे 15(1) में कहा गया था कि राज्य जो है नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस सब बातों पे हम कल बात कर चुके हैं। आज हम बस आपको रिवीजन करा रहे हैं, तो बस ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो बस हम आपको बता रहे हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। और आर्टिकल 3 जो हमने बताया था 15 का 3 सब क्लास जो था वो 15(1) और 2 का जो है अपवाद था। हमने बताया था कि राज्य जो है महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट जो है इसी के तहत लाया गया 2012 का। महिलाओं के घरेलू हिंसा संबंधित जो एक्ट लाया गया था 2005, इसी के तहत लाया गया। तो राज्य जो है क्या कर सकता है, 15(3) में हमने बताया था कि राज्य जो है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल 15 का सब क्लास 3 कहता है। अब देख लेते हैं हम 15 का जब सब क्लास 6 हमने देखा था, और 15 का जो सब क्लास 6 है और 16 का जो सब क्लास 6 है, ये जो है आपके संविधान संशोधन जो है 103वां संविधान संशोधन, इसके तहत जोड़ा गया है। और इसमें जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है 10%। देखिए फ्रेंड, जो 15 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 15 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में क्या होता है कि प्रवेश से संबंधित आरक्षण दिया गया है। लेकिन आर्टिकल जो 16 है वो नौकरियों में जो आप देखते होंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसमें जो आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि आप फॉर्म कोई भरते होंगे, जैसे नौकरी में जाते हैं तो आप पढ़ते होंगे एससी को इतना रिजर्वेशन है, एसटी को इतना रिजर्वेशन है, ओबीसी का इतना रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस को इतना रिजर्वेशन है। तो ये आर्टिकल जो है 16 में दिया गया है। और शैक्षणिक संस्थानों में जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको आरक्षण जो दी जाती है वो जो है आर्टिकल 15 में दिए गए। तो आर्टिकल 15 का जो सब क्लास 6 है वो कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में जो ईडब्ल्यूएस को उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और आर्टिकल 16 का जो सब क्लास 1 है ये बात कहता है कि लोक नियोजन में समान अवसर दिए जाएंगे सभी को, ये कहता है आर्टिकल 16 का सब क्लास 1। और हमने देखा था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो ये जो 15 भी आर्टिकल है और 15 ये जो आपका 16 है ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है, ये आपको नोट कर लेना है।
16 का जो सब क्लास 2 कहता है कि जब नागरिकों के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। ये कहा गया, ये दो शब्द जो है आपके शब्दावली जोड़ी गई है। जैसे हमने देखा था कि 15 का जो सब क्लास 1 है उसमें केवल 5 आधार दिए गए थे कि राज्य जो है नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान पर केवल उसमें दिया गया था, लेकिन इसमें निवास और उद्भव का कॉन्सेप्ट जो शब्द है ये जोड़ दिया गया है। और ये जो है 16(1) का 16(2) का जो अपवाद है वो है 16(3). ये कहता है कि राज्य जो है हमारे यहाँ भर्तियों में निवास की शर्तें रख सकता है, यानी डोमिसाइल मांग सकता है। ये आर्टिकल का 16 का सब क्लास 3 कहता है। और आर्टिकल 16 का 4 जो है यहीं तक हमने देखा था कल, और इसके आज आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। 16 जो आर्टिकल है उसका सब क्लास 3 तक हम डिटेल में बात कर चुके थे। आज हमने आपको बस समरी के तौर पे, आपको रिवीजन के तौर पे आज बताया है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल 16 का सब क्लास 4। अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तो आर्टिकल 16 का 4 ये कहता है, तो आर्टिकल 16 का सब क्लास 4 ये कहता है कि सरकार समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों तथा जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ये किसके पास अधिकार है? तो ये सरकार के पास ऐसा अधिकार है। जैसे आप सुनते होंगे SC ST को रिजर्वेशन जो दिया गया है, OBC को जो रिजर्वेशन दिया गया नौकरियों में, और EWS को जो दिया गया है, जो आप आर्टिकल पढ़ेंगे 16 का सब क्लास 6, वो EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया है नौकरियों में। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ऐसा कौन कर सकता है? तो सरकार ऐसा कर सकती है कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको, और जो जिनका जो सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व है उनको जो है आरक्षण दे सकती है। ये कहा गया है आर्टिकल 16 का सब क्लास 4 में। इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, SC ST समुदाय के लिए संविधान लागू होने के तारीख से ही क्या है उसमें आरक्षण दिए गए थे। ये कभी कभी पूछ देता है कि SC को कितना आरक्षण दिया गया था। तो जब संविधान बना था उसी में इन दोनों वर्गों को क्या है कि आरक्षण दिया गया था शुरुआत से ही। तो SC को 15% दिया गया है, ST को है 7.5% आरक्षण दिया गया है। ये आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं OBC को किस प्रकार से आरक्षण मिला है। तो देखिए फ्रेंड, आर्टिकल जो 340 कहता है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के अध्ययन में उसके लिए आयोग बना सकता है। ये आपको नोट कर लेना है। तो इसके अध्यापन के लिए आयोग बना सकती है, ये कहता है आर्टिकल 340। तो जितने भी आप सुने होंगे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और OBC जो आयोग है, तो पिछड़े वर्ग के लिए जो आयोग बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और ये जो है आर्टिकल 340 कहता है। तो आप सुने होंगे 338 जो आप आर्टिकल पढ़ेंगे अनुसूचित जाति आयोग यानी ST आयोग, और 38 जो है 338A में आप पढ़ते होंगे ST आयोग, और उसी प्रकार से आप OBC आयोग पढ़ते होंगे जो कि आपका 338B में दिया गया है। तो इसको बनाने का अधिकार किसके पास है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के पास है। और ये जो आर्टिकल 340 कहता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो देखिए फिर OBC जो है पिछड़ापन के जो आयोग है, सर्वप्रथम इसके लिए एक आयोग लाया गया था 1953 में, काका कालेलकर आयोग। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि OBC के लिए सर्वप्रथम कौन सा आयोग लाया गया था? तो आप कहेंगे एक आयोग आया था 1953 में, काका कालेलकर आयोग, और इन्होंने रिपोर्ट अपनी दी थी 30 मार्च 1955 को। ये आपको नोट कर लेना है। डेट आपको पूछ सकता है कि काका कालेलकर आयोग कब आया था? तो आप कहेंगे 1953 में आया था, रिपोर्ट 1955 में दिए थे। फिर दूसरा जो आयोग था ये इम्पोर्टेंट है, BP मंडल आयोग। ये क्या थे उस समय, इन्हीं के नाम पे रखा गया क्योंकि उस समय ये अध्यक्ष थे ये मंडल आयोग के। तो BP मंडल आयोग जो है 1978 में आया था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी। और इनके द्वारा ये कहा गया कि OBC की जो है पहचान के लिए 11 मानक तय किए गए इनके BP मंडल आयोग के तहत। और ये भी कहा था कि OBC को जो है ये टोटल 3743 जातियाँ थी, उनके लिए कहा था कि 27% आरक्षण देने की बात कही थी BP मंडल आयोग ने। तो क्वेश्चन पूछा था कि BP मंडल आयोग ने OBC के लिए कितना परसेंट आरक्षण रखी थी? तो आप कहेंगे 27%। अब इसके आगे देख लेते हैं। अभी इन्होंने जब कहा था तो वो चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसमें एक केस आया था इंदिरा साहनी केस 1992। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से केस में OBC को क्रीमी लेयर की बात कही गई थी, और ये भी कहा गया था कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होगी। तो आप कहेंगे इंदिरा साहनी केस 1992 में। OBC जो होगा उसमें जो 27% आरक्षण तो ठीक है, लेकिन आरक्षण जो होगा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में संभव है, ऐसा कहा गया था इंदिरा साहनी के केस में। 1992 का केस है। इसमें 9 जजों की पीठ द्वारा इसमें सुनवाई की गई थी, और इसमें यह भी कहा गया था क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा।
क्रीमी लेयर क्या होगा वो कौन तय करेगा, तो राज्य सरकार तय करेगी, वो बात कही गई अलग बात है। लेकिन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंदिरा साहनी के केस में दिया गया है, और आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होगा, ये कहा गया इंदिरा साहनी के केस में। और ये भी कहा गया कि अगर विशेष परिस्थिति हो तो कैसा किया जा सकता है। आर्टिकल 16 का जो सब क्लास 6 कहता है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों में। हमने बताया था कि 15 का जो सब क्लास 6 है उसमें शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया है 10% ईडब्ल्यूएस को। और यहाँ पे जो 16 का जो सब क्लास 6 है वो कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियाँ हैं, उनमें क्या है सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। देखिए ये दोनों जो आर्टिकल हैं 15 का सब क्लास 6, 16 का सब क्लास 6, ये 103वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़े गए हैं। और हमने बताया था कि एससी और एसटी को संविधान जब बना था उसी समय तो आरक्षण दे दिया गया था। एससी को 15% दिया गया था और एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% दिया गया है बीपी मंडल आयोग के तहत। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और 103वां संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए गए। अब टोटल आरक्षण कितना हो जा रहा है तो आप देखिए सब जोड़ के कितना हो जा रहा है, 59.5% हो जा रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। देखिए फ्रेंड अगला अनुच्छेद है, उम्मीद है कि जो अनुच्छेद हमने बताया 16 और 15 ये आपको समझ में आया होगा। एक बार अपने आप से खुद से पढ़िएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें बात क्या कही गई है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ये कहता है कि अस्पृश्यता छुआछूत पर रोक, यानी जो छुआछूत का जो आपका पढ़ते होंगे वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और यह एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। अब इसका मतलब ये होता है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कहने का मतलब ये है कि इस पर कभी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप आर्टिकल 19 पढ़ते होंगे, आर्टिकल 25 पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे कि आर्टिकल 19 के कई सब क्लास हैं, ए बी सी डी आप पढ़ते होंगे। संघ बनाने का अधिकार, बिना हथियार के कहीं भी जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, कहीं भी भारत में निवास करने का अधिकार, तो वहाँ जो आप पढ़ते होंगे। लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि मान लीजिए कि अगर कि आपकी स्वतंत्रता की वजह से किसी अन्य की मौलिक अधिकार का हनन होता हो, जैसे कि उसके भारत की प्रभुता या फिर कहीं अखंडता का हनन होता हो, या फिर किसी लोक व्यवस्था का हनन होता हो, या फिर कहीं किसी व्यक्ति की सदाचार का हनन होता हो, तो उस युक्तियुक्त क्या है, इससे क्या होता है निर्बंधन लगाया जा सकता है। इन सब कारणों से साधारण जनता के हित हो, और उसमें आपको साधारण जनता के क्या होते हैं, आपके जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 25 पढ़ते होंगे तो आप धर्म के किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि अब रोड पे जाम लगाएंगे या फिर लोक व्यवस्था को भंग करेंगे प्रचार प्रसार करते समय, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की आपको आपके धर्म को मानने से या फिर कहें प्रचार प्रसार करने से किसी अन्य व्यक्ति की अगर परेशानी होता हो, तो उससे क्या होता है कि लोक व्यवस्था भंग होती है। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि आपके आर्टिकल्स पे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 है, जैसे इन सब पे क्या है रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। लेकिन आर्टिकल जो 17 है ये एक क्या है, एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। इस पे जो है युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है, यानी किसी भी परिस्थिति में आप छुआछूत या फिर कहें अस्पृश्यता किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। और इसी के तहत नागरिकता अधिनियम संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था, नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो लाया गया था, इसी आर्टिकल के तहत लाया गया था। और ये भी आप पढ़ते होंगे SC ST एक्ट 1989 इसी आर्टिकल के तहत लाया गया है, ताकि आप ST ST की जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, इनको ख़त्म किया जा सके। उम्मीद है कि इतनी आप बातें समझ गए होंगे। और हमने ये भी बताया था कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 क्या है, इस पे जो है इसके लिए दंड का प्रावधान किया है भारतीय संविधान में। और दंड का प्रावधान कौन कर सकता है, तो हमने बताया था आर्टिकल 35 के तहत संसद ऐसा कर सकती है। जो आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 23 एक मात्र ऐसा अनुच्छेद है जिनके लिए भारतीय संविधान में दंड का प्रावधान भी किया गया है। और आर्टिकल 17 क्या है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको नोट कर लेना है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 18 यानी 18 ये कहता है कि इसके द्वारा सैन्य तथा शिक्षा के अलावा सभी प्रकार के उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, यानी जो टाइटल्स हैं उनको समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल आपके 18 के तहत। कहने का मतलब है कि जैसे आप सुनते होंगे महाराज जी, पहले महाराज का, महाराजा धीराज का, राय बहादुर का, ये सब क्या उपाधियां थी एक प्रकार से, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जो पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1954 में, उसमें भी क्या था, इस पर विरोध किया गया था। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार के पुरस्कार हैं, ये टाइटल्स नहीं है, ये क्या है आपके पुरस्कार हैं। तो इसलिए इन पे जो पद्म पुरस्कार है ये
इसके अंतर्गत नहीं आता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पद्म श्री, पद्म विभूषण, जैसे आप नहीं कहेंगे कि भारत रत्न ये लाल मोहन साहब, तो इस प्रकार से नाम के आगे आप ये सब जो पुरस्कार, जो उपाधियाँ हैं, ये धारण नहीं कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो सैन्य है और शिक्षा है, इनके लिए क्या है, ये जो है इनके लिए मान्य है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ये क्या है, शिक्षा में आप पढ़ते होंगे डॉक्टर, ये सब क्या है, ये आप लगा सकते हैं। ये क्या है, टाइटल्स नहीं है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 18 के तहत बस इतना आपको ये नोट कर लेना है कि इसके द्वारा सैन्य तथा शिक्षा के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त की गई है। ये आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल 19। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। फिलहाल में अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। इसमें जो है आर्टिकल 19 के जो सब क्लास है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में पहले 7 थी। 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 19 के जो सब क्लास 1 है उसमें F को हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 का जो F है उसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। अभी वर्तमान में कितना है, तो 6 स्वतंत्रता दी गई है इसमें। 19 का सब क्लास A B C D E F हटा के और G रह गया, यानी 6 वर्तमान में है। उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला है आर्टिकल 19 जो सब क्लास 1 है, उसका A कहता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। यानी ए से आपको याद रखना, एक से मतलब अभिव्यक्ति, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति आपको यहाँ से आपको की पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। ए से अभिव्यक्ति, वाक्य एवं अभिव्यक्ति ए से, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें बोलने का अधिकार दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, चुप रहने का अधिकार दिया गया है, किसी चीज़ को आपको जानने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार दिया गया है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया, इसमें तमाम प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन आपको बस इतना नोट कर लेना है कि आर्टिकल 19A का जो सब क्लास ए है, 19 का जो सब क्लास 1 उसका ए है, वो कहता है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति में प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, इतना आपको नोट कर लेना है। प्रेस की स्वतंत्रता कई बार पूछा है, ये आपको नोट कर लेना है। और 19 जो 1 का जो सब क्लास 1 का जो बी कहता है, वो कहता है बिना, जैसे बी से बिना, यहाँ से रुकिए, एक ही पॉइंट है, बिना हथियार, बी से बिना हथियार, बिना हथियार के शांतिपूर्वक या फिर क्या है निरायुद्ध, यानी बिना युद्ध के क्या है कि सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्वक आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, आप सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे नेताओं द्वारा शांतिपूर्वक सम्मेलन किया जाता है। कोई भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति है, वो क्या है कि वो कर सकता है बिना हथियार के, बिना किसी युद्ध के, वो शांतिपूर्वक क्या कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। ये कहा गया है आर्टिकल 19 के बी में। तो ए में हमने बताया वाक्य एवं अभिव्यक्ति, ए से आप अभिव्यक्ति नोट कर लीजिए, बी से बिना हथियार के, बी से बिना हथियार के, बी से बिना हथियार के, शांतिपूर्वक क्या करना, सम्मेलन करना। तीसरा कहता है 19 का सी, संघ बनाने का। तो सी से संघ, सी से संगठन, सी से संघ, सी से संगठन, संगठन बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। इसी में जो है सहकारी जो समिति आप पढ़ते होंगे, इसी आर्टिकल में दिया गया है कि सहकारी समिति का जो बनाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19C में दिया गया है। तो बस इतना आपको नोट कर लेना है कि 19 के सी में क्या दिया गया है, तो संघ बनाने का अधिकार 19 में दिया गया है, संघ और संगठन। तो सी से आपको नोट कर लेना है संगठन और संघ बनाने का। और ये भी हमने बताया था कि फ्रेंड जो सहकारी समितियां हैं वो 97वां संविधान संशोधन 97th जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया था, 2011 में। और इसी के तहत जो है भाग हमने देखा था 9B को जोड़ा गया था। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। तो सहकारी समितियों का वर्णन आर्टिकल 19C में दिया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। डी कहता है जो 19 का जो फर्स्ट सब क्लॉज है उसमें डी जो दिया गया वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में संचरण या फिर कहीं घूमने का अधिकार। जैसे आप यहाँ हैं तो दिल्ली जाएंगे, दुबई जाएंगे, आपको बस इतना हम बता रहे हैं, डी से दिल्ली, दुबई, तो ये क्या है, घूमने। देखिए शहर में जा रहे हैं तो घूमने के लिए, संचरण करने के लिए। तो 19D से आपको नोट कर लेना दिल्ली, तो दिल्ली क्या करने जाएंगे, आप घूमने जाएंगे, संचरण करने जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब डी से आपको बस इतना याद रखना है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में, यानी भारत क्षेत्र है जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसके क्षेत्र में कहीं भी आप घूमने और उसके घूमने का जो अधिकार है, संचरण करने का अधिकार है, उसका स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 19D में। और 19E जो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास या फिर कहे बसने,
यानी आप बसना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, अगर वहाँ पे जाके बसना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके आप रहना चाहते हैं, तो ये कहता है आर्टिकल 19 का ई। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ए हमने बताया, ए से अभिव्यक्ति नोट कर लीजिए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति। बी से हमने कहा बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार। सी से हमने बताया संगठन या फिर कहे संघ बनाने का अधिकार, वो भी शांतिपूर्वक से, और सहकारी समितियों का वर्णन इसी में किया गया। और ये भी बताया कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको जोड़ा गया। डी में हमने कहा, डी से दिल्ली याद करना, दुबई याद करना। डी दिल्ली और दुबई क्या करने जाएंगे, आप घूमने जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, घूमने का अधिकार है, संचरण करने का अधिकार है। ई हमने बताया कि निवास करने का अधिकार है। जी कहता है जीविकोपार्जन। देखिए अभी हम बताया कि जो 1 का जो एफ है, 19 का जो एफ है वो हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब इसको जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 19 का जो जी कहता है जीविकोपार्जन का अधिकार, यानी व्यापार या फिर वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में जहां भारत का 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ कहीं भी आप जाके जीविकोपार्जन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उद्योग खोल सकते हैं, वाणिज्य उद्योग जो भी है, आप अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। ये कहा गया है आर्टिकल 19 के जी में। तो जी से जीविकोपार्जन, ए से बताया हमने वाक्य एवं अभिव्यक्ति, ए से अभिव्यक्ति, बी से बिना हथियार के क्या कर सकते हैं, सम्मेलन। सी से संघ या संगठन। डी से दिल्ली दुबई घूमने के लिए कहेगा। और ई से हमने बताया कि आपको निवास करने के लिए, कहीं भी जाके बसने के लिए। और हमने बताया कि एफ हटा दिया गया। जी हमने बताया जीविकोपार्जन, व्यापार एवं वाणिज्य। जीविकोपार्जन क्या होता है कि आप कमा खा सकते हैं, इसका मतलब यही है। इस सब चीज़ों से आप याद कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल 20 देखते हैं। उम्मीद है कि 19 आपको समझ में आएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी, ए बी सी डी ई एफ हटा के जी कर दिया गया। 6 प्रकार के अभी फिलहाल में। अब देखिए अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें यह कहा गया कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाए किसी व्यक्ति को। मान लीजिए कि अगर किसी ने मर्डर किया है या फिर कहीं चोरी किया है, तो एक बार चोरी के लिए या फिर कहीं एक बार मर्डर के लिए अगर उसको दंड दे दिया गया तो दोबारा उसी चोरी के लिए और उसी दंड मृत्यु के लिए, यानी क्या है, उसी हत्या के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। इसको कहते हैं डबल जीओपार्डी, यानी दोबारा एक अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का जो है बाध्य नहीं किया जाए किसी व्यक्ति को। ये नहीं कहा जाए कि आप अपने खिलाफ क्या है गवाही दीजिए, ये कहता है। इसीलिए जो है पुलिस के समकक्ष गवाही दी गई कोई भी मान्य नहीं होती। जैसे कि नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफी है, ब्रेन मैपिंग है, ये सब क्या है वर्जित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसको साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफी है, ब्रेन मैपिंग है। लेकिन जो डीएनए टेस्ट है वो भी जो है डीएनए टेस्ट आप सुनते होंगे, उसको वो जो है साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। लेकिन उसके लिए कोर्ट से क्या होता है, अनुमति लेना पड़ता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो किसी व्यक्ति को दोबारा जो है एक अपराध के लिए दोबारा जो है उसको दंडित नहीं किया जा सकता और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये कहा गया है आर्टिकल 20 में। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसका मतलब ये है, आपको नोट कर लेना है। पहला पॉइंट हमने बताया कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, जिसको हम डबल जीओपार्डी कहते हैं। और दूसरा हमने बताया कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। और नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, ये क्या है, एक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा, ये न्यायालय का कहना है। लेकिन जो डीएनए टेस्ट है उसको कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए न्यायालय का क्या होता है, अनुमति जरूरी होता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 21, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने भी बताया था कि आर्टिकल 21 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। और ये जो है इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में संरक्षण दिया गया है। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें प्रदान दिया गया है, तो आर्टिकल 21 में। इसके बारे में देखते हैं कि इसमें बहुत सारे केसेस आए हैं इसके अनुच्छेद में। अनुच्छेद 21 के तहत बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि विदेश जाने का अधिकार है। एक मेनका गांधी भारत बनाम जो केस आया था 1978 में, इन्होंने कहा था कि विदेश जाना मेरा अधिकार है। तो विदेश जाने के लिए अधिकार जो है ये किस आर्टिकल में, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 के तहत आप विदेश जा सकते हैं। दूसरा ये भी कहा था कि एकांतता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। राजगोपालन तमिलनाडु राज्य में ये कहा गया था कि एकांतता अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है। पुट्टू स्वामी केस भी है, उसमें भी कहा गया था कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। और कार्यस्थल पर महिलाओं को साथ यौन शोषण को रोका गया था, ये भी आपको नोट कर लेना। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। ये क्वेश्चन पूछा होता कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या कहा गया, तो आपको कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण से रोकना
और ये जो 1997 का केस है। हमने बताया विदेश जाने का अधिकार इसमें दिया गया है। और मेनका गांधी बनाम भारत संघ में 1978 में कहा गया था विदेश जाने का अधिकार है आपको। और एकांतता का अधिकार, जैसे कि पुट्टा स्वामी है, निजता का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, जैसे किसी का फ़ोन टेप नहीं कर सकते हैं, ये होता है एकांतता का अधिकार। और किसी का आप वीडियो नहीं ले सकते, फोटो नहीं खींच सकते, ये सब क्या है, एकांतता का अधिकार है। किसी व्यक्ति को एकांतता का अधिकार है, यानी उसके मोबाइल को आप उसके बिना अनुमति के चेक नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों पे बात कही गई है। और के.एम. पुट्टास्वामी जो है एक निजता का अधिकार केस आया था। इसमें कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट है एक, और ये आधार कार्ड से संबंधित था। और ये जो है 2017 का केस है। तो पुट्टास्वामी केस क्या है, राइट टू प्राइवेसी है, ये आपको नोट करना है। निजता का अधिकार एक, फंडामेंटल राइट इसमें कहा गया था। एक केस है नवतेज कौर सिंह केस, इसमें जो कहा गया था, नवतेज कौर केस में कहा गया था कि समलैंगिकता जो है अपराध नहीं है, यानी होमोसेक्सुअलिटी क्या है, इलीगल नहीं है, लीगल है। इसमें जो आप पढ़ते होंगे आईपीसी की धारा 377, उसमें इसका वर्णन किया गया है, तो उसको जो है हटा दिया गया है। अब जो है समलैंगिकता क्या है, अपराध नहीं है। ये नवतेज कौर केस में कहा गया था, ये भी आपको नोट करना है। और सही समय पर इलाज पाना, परमानंद कटारा केस है, ये भी आपको नोट करना है कि त्वरित इलाज जो है, जैसे किसी व्यक्ति का अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अगर ले जाते हैं तो उसको त्वरित इलाज पाना क्या है, परमानंद कटारा केस में ये कहा गया था कि उस व्यक्ति को त्वरित इलाज पाना क्या है, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। और शुद्ध पर्यावरण में श्वास लेना, एमसी मेहता केस है, ये कहा गया था कि शुद्ध पर्यावरण में श्वास लेना एक मौलिक अधिकार है। और ये भी कहा गया है इसमें कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु को उपयोग करना, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, इसी आर्टिकल 21 में कहा गया है। और विधिक जो है शिक्षा पाने का अधिकार है, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में कहा गया है। सड़क पर व्यापार करने का अधिकार है। चिकित्सा सहायता पाना, जो अभी हमने बताया कि चिकित्सा सहायता प्राप्त करना, परमानंद कटारा केस में कहा गया है। फ़ोन टेप करना एक अपराध है, जैसे एकांतता का अधिकार आपको है, तो फ़ोन आप किसी का टेप नहीं कर सकते, उसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कहा गया आर्टिकल 21 में। बहुत सारे अधिकार दिए गए, इन सब पॉइंट को आपको नोट कर लें जो हमने बताएं, इन सब बातों को आपको नोट कर लें। तो कभी कभी पूछ सकता है विदेश जाने का अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए, तो आपको 21 लगाना है। एकांतता का अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए, आर्टिकल 21 लगाना है। सड़क पर व्यापार करना, शिक्षा पाने का अधिकार, आर्टिकल 21 मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 कहा गया। ये आपको अभी हमने बताया कि जो विशाखा गाइडलाइन क्या है, उसमें कहा गया है कि जो कि कार्यस्थल पे जो महिलाएं हैं उनका जो यौन शोषण होता है उस पर रोक लगाया गया है। इन सब बातों को आपको नोट कर लेना है। ये सब आर्टिकल 21 में कहा गया है। राइट टू प्राइवेसी क्या है, एकांतता का अधिकार, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है आर्टिकल 21 में, इसीलिए बहुत बड़ा है। और भी बातें कही गई हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार इसी में कहा गया है। और मरने में, जैसे कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, ये भी हम आगे देखेंगे। ये सब बातें इसी में कही गई आर्टिकल 21 में। और कौन सा केस है, तो ज्ञान कौर केस आप पढ़ते होंगे, ज्ञान कौर बनाम केस है 1996, उसमें कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया है आर्टिकल 21 के तहत। और कौन सा केस है, तो ज्ञान कौर का केस, अभी हम आगे देखेंगे। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 21 में कुछ बातें समझ में आई हो। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, और इसमें कौन कौन सी बातें कही गई है, कौन कौन सा केस है, इंपॉर्टेंट केस हमने बता दिए, यह भी आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले हमने बताया विशाखा गाइडलाइन, ये जो है विशाखा स्टेट वर्सेस राजस्थान 1997, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण। और हमने बताया विदेश जाने का अधिकार किसमें, मेनका गांधी बनाम भारत संघ एक 1978 केस है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। और ये भी बताता है शिक्षा पाने का अधिकार, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी हम बता दे रहे हैं। और परमानंद कटारा हमने बता दिया, सही समय पर इलाज करना, यानी त्वरित जो है इलाज पाना, ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। स्वच्छ अशुद्ध पर्यावरण का, जैसे कि श्वास लेना, ये भी मौलिक अधिकार है, एमसी मेहता। ये सारी बातें इसमें दी गई है आर्टिकल 21 में। बड़ा अधिकार है, बड़ा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, बस इतना आपको नोट कर लेना। आर्टिकल 21A ये जो है फ्रेंड्स बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या है, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, उनका ये मौलिक अधिकार है, ये कहता है आर्टिकल 21A। और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 6 से 14 वर्ष या फिर 0 से 6 वर्ष, तो आपको 6 से 14 वर्ष लगाना है, कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। और वहीं मौलिक कर्तव्य जब आप पढ़ेंगे, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत वहाँ जोड़ा गया है, उसमें 0 से 6 तक दिया गया है मौलिक कर्तव्य में, 11वां मौलिक कर्तव्य, वहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये सारी बातों को आपको नोट कर लेना है। और इसी के तहत जो है RT एक्ट लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था आपके 2009 में, और ये जो लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 तक। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लाया गया था और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 20A के बारे में बस इतना रखना है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का उनका मौलिक अधिकार है और 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। अब देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 देख लेते हैं। 23 में ये कहता है कि इसके तहत बालात श्रम जो है, जो आप बंधुआ मजदूरी देखते होंगे, ये सब क्या है? बालात श्रम होता है। मानव व्यापार पर जो रोक है लगाई गई है इसमें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंगों का खरीद फरोख्त जो है, यानी मानव का व्यापार और मानव के अंगों का व्यापार, इसी आर्टिकल के तहत रोक लगाया गया, आर्टिकल 23 के तहत। और बंधुआ मजदूरी जो होती हैं, आपने सुना होगा बंधुआ मजदूरी एक्ट भी आया था, उसके तहत जितने भी बातें कही गई हैं आर्टिकल 23 में कही गई है। ये कोई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्टिकल 23 में कहा गया है, तो इसमें कहा गया है बाल श्रम और मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। इन सब बातों को आपको नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसी के तहत जो है बंधुआ मजदूरी आप सुनते होंगे, बंधुआ मजदूरी एक्ट भी लाया गया है। बेगारी एवं बाल श्रम, दास प्रथा जो सुने होंगे, यानी दास के रूप में उसको रखते हैं मजदूरों को और पैसा भी नहीं देते हैं। और स्त्रियों बच्चों को अनैतिक व्यापार आप सुनते होंगे, स्त्रियों का और बच्चों का व्यापार होता है, उनके अंगों का व्यापार होता है, बंधुआ मजदूरी, ये सब सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 23 में रिस्ट्रिक्शन है, ये आपको नोट कर लेना है। और ये भी मतलब इसके लिए दंड का प्रावधान भी करते हैं। आर्टिकल आप 35 पढ़ेंगे, उसमें इनका अधिकार जो है संसद को है कि ऐसा जो है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 के लिए दंड का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो मानव दुर्व्यापार और ये भी कहें कि बाल श्रम का जो प्रतिषेध है वो किया गया आर्टिकल 23 में। आर्टिकल जो 24 है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल 14 इसमें कहता है 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी खतरनाक कारखाने में किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करेंगे, ये कहता है आर्टिकल 24। तो 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों, खानों या फिर कहें किसी जोखिम भरा काम में कार्य नहीं करेंगे। ये 14 वर्ष तक बच्चों के लिए रोका गया आर्टिकल 24 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कितने साल तक के बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, तो 14 वर्ष के कम आयु बालकों के लिए इसमें कहा गया है आर्टिकल 24 में। और इसमें यह कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको खानों, कारखानों या फिर कहीं अन्य किसी जोखिम भरा कार्यों के लिए निषेध किया गया है आर्टिकल 24 में। और इसी के तहत कई एक्ट लाए गए हैं, जैसे खान अधिनियम लाया गया था, बालक नियोजन अधिनियम लाया गया था, कारखाना अधिनियम लाया गया था 1948। कई बार पूछा भी है कि कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? 1948। इसी के तहत लाया गया है। बाल श्रम जो है, चाइल्ड लेबर जो है, इस पर रोक लगाया गया है, 14 साल के बच्चों तक ये दिया गया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल अब देख लेते हैं अगला जो है स्वतंत्रता, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और तो आर्टिकल 25 देख लेते हैं। आर्टिकल 25 में कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, यानी अपने अपने धर्मों को मानने या फिर कहे प्रचार प्रसार करने का अधिकार, धर्मों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, किसी भी धर्म को छोड़ के किसी अन्य देश धर्म को क्या कर सकते हैं अपनाने का, ये सारे जो अधिकार हैं ये दिया गया है आपके आर्टिकल 25 में। और अंतःकरण की स्वतंत्रता, सबसे पहले ये पूछता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये जो शब्दावली है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 25 में। तो धार्मिक संबंधित अधिकार है ये आर्टिकल 25। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और इस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। हमने बताया कि आर्टिकल 17 को छोड़ के सभी जो आर्टिकल्स पे क्या कर सकता है? रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और इसी आर्टिकल के तहत हमने देखा है फ्रेंड कि लोक व्यवस्था, सदाचार या फिर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य का अगर हानिकारक होता है, अगर उसका हनन होता है, लोक व्यवस्था भंग होती है, सदाचार का हनन होता है और किसी अन्य व्यक्तियों की स्वास्थ्य पे अगर प्रभाव पड़ता है, अगर आपके प्रचार प्रसार करने या फिर कहें किसी धर्म को अपनाने से या फिर कहें आपके धर्म के जो भी प्रचार प्रसार है, अगर इसके कारण अगर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था पे भंग होता है तो उस पर युक्त प्रबंधन लगाया जा सकता है इन कारणों से। और इसमें और भी बातें कही गई। इसमें कहा गया कि यह भी कहा गया कि हिंदू जो होंगे, यहाँ हिंदू जो होंगे इसका अर्थ है सिख और जैन और बौद्ध, ये भी शामिल होंगे, हिंदू कहे जाएंगे। सिख, जैन, बौद्ध इसमें शामिल होते हैं। आर्टिकल 25 के तहत कहा गया है कि हिंदू का अर्थ है सिख, जैन, बौद्ध से भी है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो सिख धर्म होते हैं, जो सिख होते हैं उनको जो है कृपाण धारण करने का अधिकार है, ये कहता है आर्टिकल 25। और जैसे कि आप सुनेंगे 5 ककार, केस और कृपाण है, कच्छा है, कंघा, कड़ा, ये सब धारण कर सकते हैं। ये इनके सिख धर्मों का एक मूलभूत अंग है, ये भी आपको नोट करना है। इसीलिए इनको अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 के तहत, वो कृपाण धारण कर सकते हैं। ये कौन आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 25 में कहा गया कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है आर्टिकल 25 में। अंतःकरण का अधिकार हमने कहा कि
आर्टिकल 25 यानी किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना कर सकते हैं, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये आर्टिकल 25 का है। और ये भी जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। कहने का मतलब ये है, सेकुलर कहने का मतलब ये है कि भारत राज्य का स्वयं का कोई भी धर्म नहीं है, ये आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल जो 25 है ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता दी गई है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रबंधन कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। आर्टिकल 27 इम्पोर्टेंट है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के बढ़ावा देने के लिए टैक्स हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता, चाहे वो राज्य हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 27 में कहता है। जैसे कि जजिया कर एक धार्मिक कर है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो धर्म को बढ़ावा देने के लिए ना ही तो राज्य और ना ही कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से टैक्स लेने के लिए उसको बाध्य करेगा, लेकिन शुल्क ले सकता है। शुल्क कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप जाते होंगे गाड़ी से किसी मंदिर के बाहर, आप टैक्सी को क्या कर सकते हैं, टैक्सी स्टैंड को क्या करते होंगे, फीस देते होंगे कि आप मेरे गाड़ी का रक्षा कीजिए, आप किसी सामान का रक्षा कीजिए। तो वो क्या है, वो एक फीस है, वो ना कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए वो एक टैक्स थोड़ी है कि किसी धर्म को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ आपके सामान की सुरक्षा के लिए आपसे फीस लिया जा रहा है। जैसे आप सुने होंगे कि किसी मंदिर के बाहर आप जाते होंगे तो टैक्सी स्टैंड बनी होती है, और चप्पल रखने का जो आपको बना होता है, कोई बैग वैग रखने का, कोई सामान रखने का, तो वो क्या होता है, वहाँ पे आपसे फीस ली जाती है, वो टैक्स नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति या फिर कहें राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकता है, टैक्स नहीं ले सकता है। टैक्स की बात कहती है, जैसे कि जजिया कर। अगला देख लेते हैं, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। तो 29 ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और तथा संस्कृति, ये तीनों भाषा, लिपि और तथा संस्कृति की संरक्षित करने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने भाषा और लिपि को और संस्कृति को क्या कर सकते हैं, उसके संरक्षण कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 में। ये आपको नोट कर लेना है। 3 आपको शब्दावली है, भाषा, लिपि और संस्कृति, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको नोट कर लेना है। ये सारी बातें आपको नोट कर। आर्टिकल 30 ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 ये कहता है। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यकों को दी गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 से पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या फिर अपने संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 29 में, और किस में ये कहा गया कि सभी अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में। ये आपको नोट कर लेने हैं। तो शिक्षण संस्थानों का स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 30 में। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार दिया गया था। इसमें फंडामेंटल राइट पहले था, लेकिन इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया और इसको जो है लीगल राइट बना दिए गए। इसके बारे में हम देख लिए हैं और आर्टिकल 30A में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आर्टिकल 32 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो अन्य प्रकार के जितने भी मौलिक अधिकार है वो बेकार है। मतलब कहने का ये है कि जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी के तहत जो है आपके सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पे जो आप रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 32 के जो 7+2 है उसी के तहत जारी करता है और 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 32 के तहत ही क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करेगा आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो मौलिक अधिकारों के हनन पे आप कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत क्या जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इतनी बातें आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं कि इसको आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है और आत्मा कहा है, ये आपको नोट करना है। तो संविधान का हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा है, तो आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। देख लेते हैं अब कि आर्टिकल 32 के तहत जो रिट है कौन कौन से। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका जो है फ्रेंड्स ये जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जो है, जो कोई भी अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अधिक अगर निरुद्ध करता है तो वो जो है एक मजिस्ट्रेट जो है या फिर न्यायालय जो है ये दायर कर सकता है उस व्यक्ति के लिए
कि उस व्यक्ति को क्या करे, जो बंदी बनाया गया उसको जो है सशरीर हमारे समक्ष क्या करे, पेश करे या फिर क्या उपस्थित कराए। तो हैबियस कार्पस का मतलब ये है कि जो है सशरीर उपस्थित कराना। हैबियस कार्पस का मतलब है सशरीर उपस्थित कराना किसी भी व्यक्ति को जिसको 24 घंटे से अधिक क्या गया, निरायुध किया गया है, और ये आपको नोट कर लेना है। तो हैबियस कार्पस का मतलब है कि जो व्यक्ति जो पीड़ित है जिसको बंदी बनाया गया है और 24 घंटे से अगर अधिक हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट जारी करता है कि वो क्या करे कि मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सशरीर मतलब न्यायालय के समक्ष क्या करे या फिर क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करे, पेश करे। ये आर्टिकल करता है, ये जो रिट कहता है बंदी प्रत्यक्ष हैबियस कार्पस। अगला है परमादेश यानी मैंडामस जिसको बोलते हैं। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हम आदेश देने का मतलब ये है, मैंडामस में क्या होता है कि ये आदेश कब दी जाती है, जब कोई लोक सेवक क्या कहें, कोई प्राधिकारी जो होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि लेखपाल हो गया, लोकपाल हो गया, ये सब क्या है जो सरकारी कर्मचारी है, अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, उनके विरुद्ध जो है ये परमादेश जारी किया जाता है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपना काम अच्छे से करें या फिर कहें अपना जो कर्तव्य है वो अपना ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। ये कहता है परमादेश। ये आदेश कौन देता है, यानी हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है मैंडामस। ये आपको नोट कर लेना है। और ये जो है लोक सेवक के विरुद्ध किया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। ये केवल लोक सेवक जो होते हैं उनके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। यानी कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर ऐसा कर रहा है, अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में ये क्या कर सकता है, परमादेश जारी किया जा सकता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अधिकार परीक्षा मतलब को आरंटो बोलते हैं इसको। तो किसी भी लोक सेवक पद पे या फिर कहें किसी सरकारी सेवक के रूप में या फिर कहें किसी भी सरकारी नौकरी में अगर किसी भी प्रकार से आप अवैध रूप से अगर उसका निर्वहन कर रहे हैं, मतलब आपका हक नहीं है लेकिन फिर भी आपको अवैध रूप से उसको ग्रहण कर चुके हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये जारी किया जा सकता है अधिकार परीक्षा के तुम्हारा क्या हक है वहाँ पे बैठने का, तुम इलीगल तौर पे जब आए हो यहाँ पे, तो उसको हटाने का, उसको अवैध रूप से वो जो धारण किया पद उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा जारी करता है अधिकार परीक्षा। अब देखिए ये तो जो है आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये जो है अधीनस्थ न्यायालयों को समक्ष किया जाता है। यानी जो है जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होते हैं, यानी ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ये जारी करते हैं ये रिट। तो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध कौन से रिट जारी किए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो ये जारी किए जा सकते हैं, वरिष्ठ जो भी न्यायालय हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ऐसा जारी कर सकते हैं। प्रतिषेध का मतलब ये होता है मना करना। मान लीजिए कि आपके सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी, अपने जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट हो गए, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, उनके विरुद्ध ये जारी कर सकती है प्रतिषेध। जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई कार्यवाही चल रही है, तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस कार्यवाही पर रोक लगा सकती है कि अभी तुरंत उसको रोका जाए। वो प्रतिषेध जो है रिट वो जारी करके ऐसा कर सकती है कि जो भी कार्यवाही चल रही है, जिस भी केस पे कार्यवाही चल रही है, तो वो रोक दिया जाए। वो कौन करता है, तो वो ऐसा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। तो प्रतिषेध करने का मतलब है प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, उस कार्यवाही को वहीं रोक दिया जाए, जहाँ तक चला है वहीं पर रोक देना, मतलब मना कर देना। उसी प्रकार उत्प्रेषण जो होता है ये भी जो है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी वरिष्ठ न्यायालय जो होते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ये जारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्यवाही पूर्ण हो गई है, तो उस कार्यवाही को या फिर कोई केस सुनवाई हो चुकी है, उस केस को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय को। और ये भी कर सकता है उस पर, यानी उस जो है जो भी केसेस चल रहे हैं उसको अपने वहाँ मंगा भी सकता है। ये कहता है उत्प्रेषण। ये आपको नोट कर लेना है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों जो कार्यवाही है, यानी ये जो रिट है, ये वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध मतलब मना करना, जो भी कार्यवाही चले वहीं पर रोक देना, उसके अलावा उसके आगे नहीं बढ़ना, यानी उसको मना कर देता है, टोटल पूरी तरह से उसको मना कर देना। ये कहता है प्रतिषेध। और उत्प्रेषण मतलब होता है कि जो भी कार्यवाही चल रही है उसको अपने यहाँ मंगवा भी सकता है, या फिर कहें वो भी जो भी कार्यवाही वहाँ पे चल रही थी उसको जो पूर्ण सुनवाई हो चुकी है उसको पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। ये कहता है उत्प्रेषण। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है, और रिट का जारी करने का जो दायरा है हाई कोर्ट का बड़ा है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। आर्टिकल 33 ये कहता है कि सैन्य बल जो रॉ आप पढ़ते होंगे, थल सेना, जल सेना
वायुसेना, जो CBI, IB, ये सब क्या है, अगर संसद चाहे तो इनके फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकती है। ये किस आर्टिकल तहत किया गया है? आर्टिकल 32 के तहत ऐसा अधिकार दिया गया है संसद को। तो 33 जो है अनुच्छेद ये कहता है कि जो भी आपके सैन्य बल हैं, रॉ हो गए, CBI हो गया, IB, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इनका जो फंडामेंटल राइट है उनको सीमित किया जा सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया है संसद के द्वारा, ऐसा किया जा सकता है। अगला आर्टिकल है, ध्यान से देखिएगा, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 34। ये कहता है कि जिस भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों का जो सीमित करने का अधिकार है वो संसद के पास है। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कि असम में मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो है, वहाँ के जो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। और आर्टिकल 35 ये कहता है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं उनमें संशोधन करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, या फिर कहें उसके संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो आर्टिकल ये 35 कहता है ये संसद के पास अधिकार है कि मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है, या फिर कहें उसमें कोई नियम या फिर कानून या फिर दंड कोई बनाना चाहती है। जैसे कि आर्टिकल 30 हमने बताया था कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल जो 23 है उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। ये कौन करेगा? तो संसद ऐसा कर सकती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, नोट करके लिखिएगा कि स्वर्णिम त्रिभुज है वो कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? तो इसमें 3 अनुच्छेद आते हैं। एक अनुच्छेद 14 होता है, 19 और 21 को स्वर्णिम अनुच्छेद कहते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो स्वर्णिम अनुच्छेद आपको नोट कर लेना है। तो स्वर्णिम अनुच्छेद में कौन कौन आते हैं? तो आर्टिकल जो है 14, 19 और 21। ज्ञान कौर केस हमने बताया कि इसी के तहत जो है जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, ये कहा था ज्ञान कौर केस में। और ये जो है 1996 का केस है और आर्टिकल 21 के तहत ऐसा कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था ज्ञान कौर के केस में कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग जो परीक्षण किया जाता है वो भी एक प्रकार का अधिकार है। ये 2008 से पहले नहीं था, लेकिन 2008 में एक केस आया था, विजय शर्मा केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था के समय भ्रूण का जो लिंग जो परीक्षण कराया जाता है वो एक प्रकार का अपराध है। ये 2008 से किया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ज्ञान कौर केस में कहा है 1996 का केस है कि जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग यानी लिंग जो परीक्षण कराया जाता है वो क्या है? एक प्रकार का अपराध है, ये भी कहा है। विजय शर्मा केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2008 में। स्वर्णिम त्रिभुज हमने बताया आर्टिकल 14, 19 और 21। मौलिक अधिकार हमने 33, 34 और 35 ये संसद को अधिकार की ऐसा कर सकती है। 33 में हमने बताया कि जो सैन्य बल होते हैं, रॉ, CBI हैं, IB हैं, जो आपके स्थल सेना, नौसेना, उनके अधिकारों को सीमित कर सकती है, ये संसद के पास अधिकार है। और 34 हमने बताया कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा आता है उसमें जो है उनके वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो है उनके जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित करने का अधिकार संसद के पास अधिकार है। और मौलिक अधिकार में संशोधन या फिर उससे संबंधित नियम कानून दंड देने का अधिकार ये किसके पास है? संसद के पास है, ये आर्टिकल 35 कहता है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो और कल हम अगली क्लास देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।